सदावत सले मातृभूमि। आपको याद होगा आज से 2-2.5 साल पहले मैंने जिस समय वक्फ खोला था, यानी कि वक्फ पर चर्चा करनी शुरू की थी, उस समय मैंने कुछ बेसिक रिसर्चें बताई थी और उन रिसर्चों में बताया था कि जिन्ना किस प्रकार से भारत को कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान और 1 लाख मतलब 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर कब्जा कर लिया और देश के अंदर भी वो वक्फे बनाकर छोड़ गया, एनिमी प्रॉपर्टियों को उनके भाइयों के नाम चढ़ाकर छोड़ गया। उसके बाद जो उसकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को भी देश में कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, उसके लिए काम करने वाले मौलाना आज़ाद जैसे लोग, या फिर मैं कहूँ कि सलमान खुर्शीद के परिवार के लोग, नूरुल हसन जैसे लोग, ये सब काम करते रहे। ये आप मौलाना आज़ाद की डॉक्यूमेंट जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़ेंगे, उसमें से एक चैप्टर बाद में जोड़ा गया, बाद में उसको हटा भी दिया गया, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो नई नई चीज़ें खुलकर आ रही हैं, उनसे पूरे देश में वक्फ के केसेस को लेकर बाढ़ आ गई है। आप सोच कर देखिए, हर हाई कोर्ट में अप्रॉक्स 5 से 7 या तो पीआईएल फाइल हुई हैं, और जो बाकी केसेस चल रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, या फिर ट्रिब्यूनल की अपीलें चल रही हैं, वो सब अलग, मतलब वो तो हजारों की तादाद में होंगे। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट में बताया कि वो क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं और पिटीशनें किस किस प्रकार की चल रही हैं, उस पर चर्चा हो उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें जो अपने संज्ञान में आई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वक्तव्य देते हैं वैसे लोग हमको मेल करते हैं कि सब इस प्रकार का भी मैटर है, लोग कमेंट भी करते हैं इस प्रकार का मैटर है। हालांकि मैं कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, लोग में से कहते भी हैं कि सर आप एक बार बोला करो कि सब्सक्राइब करिए तो आपके सब्सक्राइबर बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि मैं ये लेक्चर सीरीज़ है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूब पर आपसे कोई वो नहीं मांगता, हाँ अपडेट चाहिए तो लोग करेंगे। तो वो लोग लेकिन लिखते हैं, वहाँ मेल एड्रेस लिखा रहता है, वो लोग मेल भी करते हैं, और मैं प्रेफर भी करता हूं कि आप मेल से ही भेजिए, क्योंकि आप जो फ़ोन डायल कर देते हैं वो इंस्टीट्यूट का नंबर होता है, कोचिंग का नंबर होता है, वहाँ पर जो रिसेप्शन बैठा होता है उसको बड़ी इनकन्वीनियंस होती है, और इतने सारे कॉल्स कभी कभी आ जाते हैं कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जब वहाँ पर लिखा है फॉर द कोचिंग पर्पज़ जुडिशियल हायर जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग पर्पज़ से ही फ़ोन करें, मेल आप लिखिए, मेल पर हमारी टीम काम करती है, आपके पास मैटर है तो मैटर भेज दीजिए पीडीएफ बनाकर उसकी सीरीज़ से, तो उस पर देखते हैं। या फिर आपके पास कोई रिसर्च है तो खाली पीली फ़ोन करके बताने के बजाय आप उसको लिख दीजिए, लिखने के बाद अपने पास आता है, और ऐसे लिख लिख के लोग अब हमको भी अपडेट करते हैं और कहते हैं कि देश को पता होना चाहिए। जो कुछ 4-6 चीज़ें नहीं समझ में आई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब केंद्र ने जो एफिडेविट लगाया है और जो वक्फ को लेकर अपडेट आज की ताज़ा अपडेट है कि वक्फ किस स्टेटस पर पहुँच गया और वक्फ के केसेस किस स्टेटस पर पहुँच गए, उससे पहले मैं आपको और जो नई नई चीज़ें सामने आई वो बताता हूँ। उस समय जो राजे रजवाड़े थे और उस समय जो नवाब बैठे हुए थे, छोटे नवाब, मजले नवाब, सजले नवाब, जिनके पास एक एक गांव के नवाब थे, क्योंकि नवाबों के 10 बच्चे और 10 के 10 बच्चे और ऐसे करके वो एरिया डिवाइड होते चले गए और वो नवाब बनते चले गए। इसी प्रकार जो छोटे मोटे जमींदार अपने आप को राजा कहते हैं, या उनको डेजिग्नेशन राजा का अंग्रेजों ने दे रखा था और वो थे जमींदार, इन सबको एक शब्द में बिचौलिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंटरमीडियरी, लैंड रिफॉर्म्स का जो फार्मूला है पूरे देश में, उनको इंटरमीडियरी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जो बड़े राजा थे, वो जिनकी हम 602 की चर्चा करते हैं, वो राजा थे, उनके पास कुछ राइट थे। लेकिन जो बाकी 13 वो राज्य जिसमें ब्रिटिश इंडिया का शासन था, ब्रिटिश इंडिया का शासन से मतलब है जहां पर ब्रिटिश इंडिया थी, बाकी प्रिंसली स्टेट थे, तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर केवल 2 ही रियासतों को रिकॉग्नाइज किया गया, 2, 4, 6, 10 रियासतों को रिकॉग्नाइज किया गया होगा, अंदर छोटी छोटी उनको पॉकेट्स में, अदरवाइज कुछ किया नहीं गया। बाकी जो भी राजा अपने आप को कहता है, या मैं वहाँ का राजा साहब हूँ, ये वहाँ के राजा साहब हैं, ये सब बिचौलिया, यानी कि अंग्रेज के लिए ये कर वसूलेगा और कर वसूल कर 1% अंग्रेज इनको भीख स्वरूप देगा और बाकी सभी अंग्रेज को जमा कर देंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेजों
अंग्रेजों के दया पात्र थे, उनकी दया पर भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों को सताकर पैसा इकट्ठा करके अंग्रेज को दे रहे थे। ये सब लोग जब इनको ये पता लग गया कि जमींदारी एवोल्यूशन आने वाला है, तो वो संपत्तियां जो जमींदारी एवोल्यूशन के बाद होना था, जो जोतदार था, जो जमीन को जोत रहा था, वो जमीन हमने कहा 20 गुना लगान का 20 गुना जमा करके वो आपको मिल जाएगी और इनको कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। केवल इन बिचौलियों को वही संपत्ति दी गई थी जो इनकी खुद काश्त थी। खुद काश्त से मतलब जिसको ये खुद जोत बो रहे थे या फिर अपने नौकरों के द्वारा जुतवा बुतवा रहे थे। ये सब लोगों ने मोस्टली ने क्या किया कि इन पर ट्रस्टें बना दी, क्योंकि जमींदारी एवोल्यूशन में वक्फ और ट्रस्ट ये बाहर थी, तो ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं होता, ट्रस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होती, इसलिए ट्रस्टों को बाहर रखा गया था। तो इन्होंने राम जानकी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और ये तमाम तरह की इस तरह के नामों की ट्रस्टें बना दी। अब चूंकि रिलीजियस मामला था, इसलिए सरकार ने उस समय उसको छूना पसंद नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने अपनी जमीनें केवल ये करते हुए बचा ली। और यही काम वो नवाबों ने कर लिया कि वो चले तो पाकिस्तान गए, लेकिन वो यहाँ वक्फ बना गए। वो है तो यहाँ जमींदार रहे हैं या यहाँ नवाब रहे हैं यहीं रह गए, लेकिन ज़मीन तो चूंकि चली जानी थी, अर्बन सीलिंग में चली जानी थी, जमींदारी एवोल्यूशन में चली जानी थी, लैंड रिफॉर्म में चली जानी थी, लैंड टू द टिलर्स में चली जानी थी, जो भी उसको नाम दीजिए, वो ज़मीन कुल मिलाकर सरकार के पास जानी थी, जो आप डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, मतलब जिसके आप किसान नहीं थे, वो ज़मीन वापस जानी थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस पर ट्रस्टें बना दी। अब ट्रस्ट बना दी तो वो नॉन ट्रांसफरेबल हो गई। ट्रस्ट एक्ट भी बाद में आ गया, पहले भी था, बाद में संशोधित होकर आ गया। तो ट्रस्ट एक्ट ने ये कह दिया कि भैया इस पर जोत वो खा सकते हो, लेकिन इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब चूंकि ये आ गया कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो करें क्या? और हमारे देश के हिंदू समाज का एक अपना सिद्धांत है, वो जमीन जब खरीदता है तो बड़ी साफ सुथरी खरीदता है, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा उसका होता है, बड़ी मेहनत से उसने धन कमाया होता है, इसलिए वो इस तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन जो विधर्मी है उसको तो वो आए इसलिए है क्योंकि उसको कब्जा करना है। उसको पाकिस्तान उसने कब्जा कर ही लिया है, उसने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर ही लिया है, पॉपुलेशन बॉर्डर के क्षेत्रों में बढ़ा ही रहा है। बंगाल का हाल आप देख रहे हो, असम का हाल आप देख रहे हो, तमिलनाडु केरला का हाल आप देख रहे हो, मुंबई की पॉकेट्स देख रहे हैं, कर्नाटका की पॉकेट्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। तो इन सभी जगहों पर, जम्मू कश्मीर सहित इन सभी जगहों पर पॉपुलेशन बढ़ी, तो उसने रिस्क लेना शुरू किया, क्योंकि उसके पास से कुछ जाना नहीं था, पाकिस्तान से बचा चुका था। उसने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। ये गलत तरीके से पोजीशन के आधार पर ज़मीनें खरीद ली गई। हम सब जानते हैं कि जो नंबर 2 का पैसा लगता है वो सब कच्ची कॉलोनियों में लगता है। कच्ची कॉलोनी से मतलब है वो पैसा ऐसी जगह लगता है जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि रजिस्ट्री होगी तो स्टैंप लगेगा तो आपकी आय सामने आ जाती है, आपका आधार कार्ड भी लगता है। तो ये कच्ची कॉलोनी में लगता है। कच्ची कॉलोनी से मतलब है कि जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसका पर्पस बदल जाए, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, वो केवल पोजीशन ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए ही जा सकती है, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन लोगों ने कॉलोनियाँ बसा दी हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलके, तो वो कॉलोनियों के फ्लोर बिक गए। फ्लोर बिकेगा तो बिक तो सकता ही नहीं, क्योंकि वहां पर परमिटेबल नहीं है। वो कच्ची कॉलोनी से मतलब है कि वो ऑथराइज नहीं है कि वो उस पर बिल्डिंग बना ले, लेकिन वो ट्रांसफर करता है। ऐसे ही ट्रस्टें भी, मैं ये केवल अनऑथराइज कॉलोनी को सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर ये जो ट्रस्टें हैं वो ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती, क्योंकि कानून अनुमति नहीं देता। लेकिन इन लोगों ने, धूर्तों ने, जो ट्रस्टें बनाकर संपत्ति रोकी थी, उनके वंशज उसको बेच रहे हैं। वो बेचना चाहते हैं, उसको कैश करना चाहते हैं। अब वो कैसे कैश हो, तो उन्होंने पोजीशन मुसलमानों के हाथों बेच दिया, ईसाइयों के हाथों बेच दिया, या और जो दबंग वर्ग है उनके हाथ बेच दिया। उसने उस पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी। मल्टी स्टोरी खड़ी करके उसने फ्लोर वाइज रजिस्ट्री कर दी। हमारे रजिस्ट्रार भी उसमें मिल गए रजिस्ट्री करने में, और कोई ना कोई तरीका निकाल कर वो कर दिया। वो जमीनें सारी की सारी मुस्लिम ऑक्युपेशन में आ गई। इन ट्रस्टों पर वक्फ ऊपर से रजिस्टर कर दी गई, कभी वक्फ रजिस्टर करके, यानी कि उस एड्रेस पर वक्फ रजिस्टर की गई, उस एड्रेस के बाद वो जमीन ही वक्फ के नाम चढ़ा दी गई।
और वक्फ ने क्लेम करना शुरू कर दिया। अगर वो फंसते दिखाई पड़े तो वो सामने से उन्होंने वक्फ ला दिया। इलस्ट्रेशन आपके सामने है, आपने अभी देखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, वो अलॉट की गई रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसका रेजिडेंशियल जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल हो गया, उसकी लीज खत्म हो गई। अब जब वो नहीं बचा पाए तो उन्होंने फाइनली उस पर एक मस्जिद बना दी। मस्जिद बचाने की कोशिश करते रहे, मस्जिद के नाम से वो भी नहीं बचा पाए तो उसको वक्फ पर चढ़ा दिया। वक्फ अब मुकदमा लड़ रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खाली करने का कह दिया। कुल मिलाकर वक्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो, जब हम नहीं ले पाएंगे या वो मुस्लिम समाज नहीं ले पाएगा तो कम से कम उसको वक्फ के नाम चढ़ा दो, तो वक्फ एक बड़ा मॉडल सामने आ जाएगा, तो सामान्य आदमी तो उलझेगा नहीं। और राज्य सरकारें भी जो अखिलेश यादव जैसी सरकारें अगर होंगी तो वो भी नहीं उलझेंगी, वो तो योगी बाबा जी जैसी सरकारें होंगी तो वो उलझ कर साफ करवा लेंगी। वो अलग बात है कि वो उसके कानूनों की तह में जाएंगे और बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये, लेकिन जितनी बच जाएगी 60% 70% बच जाएगी तो 70% ये बना ले लेंगे। और वो योगी बाबा जी अगर आदेश भी करेंगे तो मशीनरी से मिलकर काम करेंगे, यानी कि जो मैकेनिज्म है, जो सरकारी मशीनरी है, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन गलत तरीके से करवाएंगे। ये करके ट्रस्टें बहुत बड़े स्तर पर कब्जा हो गई हैं और उन पर वक्फे बन गई हैं। एक चीज और सामने आई, वो सामने ये आई कि ये जो मलिन बस्ती घोषित कर देते हैं, मलिन बस्ती हम सब जानते हैं कि देश भर में कॉन्सेप्ट है मलिन बस्ती का, और मलिन बस्ती की खास बात यह है कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम चली जाती है। जिनकी प्रॉपर्टियां होती हैं उनको या तो कॉम्पनसेट कर दिया जाता है या फिर वो सीधा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास रजिस्ट्री हो जाती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की अनुमति के बगैर वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, डेवलपमेंट अथॉरिटी ही ओनर हो जाती। जो लोग उसमें रहते हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटी 10-20 रुपए किराया लेकर उसको करती, वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। एक मुद्दा ऐसा आया है देश भर में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सामने निकल कर आया, देश भर में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को, चूंकि वो ट्रांसफरेबल तो होती नहीं है, तो पजेशन उनसे खरीद लिया गया और पजेशन खरीदकर उस पर मल्टी स्टोरी बना दी गई। मल्टी स्टोरी फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलकर उस पर नो ड्यूज निकाल दिए गए, क्लियरेंस ले लिए गए, एनओसी ले ली गई, और जब एनओसी उनसे मिल गई तो वो मल्टी स्टोरी बेच दी। लेकिन बेचने वाला, खरीदने वाला, तो मैं जैसे कहता हूं कि हिंदू समाज को आप कहेंगे कि खरीद लो तो वो चश्मा लगा कर देखता है, वो ऐसे इलीगल चीज़ों को खरीदता नहीं है। लेकिन एक दूसरे संप्रदाय के लोग जो कहते हैं हमारे लिए तो पाकिस्तान सुरक्षित था, यानी कि बना लिया था और इसको भी बना ही लेंगे, इसको भी कर ही लेंगे, वो सभी उन प्रॉपर्टियों को खरीद लेते हैं। क्योंकि आप नंबर 1 की प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसकी कीमत 10 लाख रुपए होगी तो वहां पर 3-4 लाख रुपए में काम हो जाता है। और रहना है, बच्चे पैदा करने हैं और खूब सारी आबादी हो जाएगी तो कोई बिल्डिंग गिराने आएगा तो देखा जाएगा, फिर लड़ा जाएगा। तो एक बड़ी संख्या में देश में मलिन बस्तियां भी बिक्री हो गई हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके साथ मिली हुई है। इसके अतिरिक्त नवाब, उन्होंने वक्फे बना ली थी और वक्फ अल औलाद बना ली थी। जो पब्लिक वक्फ बना ली तो वो बना ही ली थी, उनके बाद वो वक्फ अल औलाद बना ली थी। वक्फ अल औलाद भी ट्रस्ट की तरह ही होती है, वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, केवल आपकी औलादें उस पर बैठ सकती हैं। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति को करें क्या, क्योंकि उनको तो भय सहित खोया करना, पैसा मिले और कहीं विदेश में निकल लिया जाए, पाकिस्तान या दुबई, तो वो भी संपत्तियों को बेच रहे हैं। वो संपत्तियों पर या तो वक्फ औलाद वाला खत्म हो गया तो पब्लिक वक्फ बना दी जाती है, और नहीं तो वो संपत्तियां बेच दी जाती है। फिर मैंने कहा वक्फ वाला औलाद की संपत्ति हिंदू समाज खरीदेगा, सीधा सीधा आदमी, तो वो चश्मा लगाकर देखेगा और वो आगे हाथ नहीं डालेगा, लेकिन बाकी विधर्मी लोग तो उसको कर ही लेते हैं। ये बड़े खेल वक्फ के मामले में देश में चल रहे हैं और एक अनुमान है 6 से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कभी कभी लोग कहते हैं 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकती है। इतनी जमीन या तो एनिमी प्रॉपर्टी या वक्फ प्रॉपर्टी या तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी या वक्फ वाला औलाद की प्रॉपर्टी या मलिन बस्ती की प्रॉपर्टी। हाँ, एक और गेम सामने आया, एक वो गेम सामने ही आया कि जब भी कंसोलिडेशन होता है, भूमि का चकबंदी होती है, तो चकबंदी में राज्य सरकार जमीन बचाती है, बिस्वा बचाकर उसमें जमीन बचाती है वो कम्युनिटी के लिए। उस जमीन को दलितों को और पिछड़ा वर्ग को पट्टा किया जाता है। अब वो पट्टा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, कन्वर्जन भी उसमें होता है कि भाई हम कन्वर्ट हो जाओ तो माइनॉरिटी के नाम से तुमको दे देंगे, और वो संपत्ति ट्रांसफर की जाती है। उसमें दलित जो ईसाई बन चुका है उसको बड़ी संख्या में वो दी जाती है, और मुसलमान भी ओबीसी अपने आप को डिक्लेयर करके, एससी अपने आप को, मतलब ओबीसी अपने आप को डिक्लेयर करके अब तो एससी स्टेटस भी मांग रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी को ले लेता है।
वो प्रॉपर्टी जो भारत सरकार की है, जो डेवलपमेंट के काम आनी चाहिए, वो भी पट्टे के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है। अब ये केसेस को लेकर आपको याद होगा कि अश्विनी उपाध्याय जी ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को चैलेंज किया था, वक्फ एक्ट को। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कह दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस टेकअप हो गया। टेकअप होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाली है। क्यों? क्योंकि और भी केसेस तमाम तरह के आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी ट्रांसफर पिटीशन डाली है, सैंक्शन नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने चूंकि केंद्र सरकार को नोटिस किया था, केंद्र का कानून है, तो केंद्र सरकार उसमें उपस्थित हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि पूरे देश भर में 120 से ऊपर वक्फ के केसेस चल रहे हैं, पीआईएल्स या मैं कहूँ हाई कोर्ट की रिट्स चल रही हैं। तो 120 के तहत चल रही हैं, उन सबको हम क्लब करना चाहते हैं। सरकार से इंस्ट्रक्शन लेके हम उस पर कोई मैकेनिज्म बनाएंगे और उन सभी को इकट्ठा क्लब करेंगे। ट्रांसफर पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय जी की पिटीशन को ले लेता है अपने पास, तो फिर ये 120 से ऊपर की जो केसेस हैं वो सब उसमें क्लब हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो अपील के केसेस हैं, जैसे ही सिमिलर मैटर आएगा तो वो क्लब होते जाएंगे। तो अंदाजा ये है कि 150-200 केसेस का एक बंच बन जाएगा और उस बंच में वक्फ का स्टेटस तय होगा। वक्फ एक्ट कितना वैलिड है, क्यों वैलिड है, पाकिस्तान निर्माण के बाद भी वक्फ को इतनी ऑटोनॉमी कैसे दी जा सकती है, वक्फ कोर्ट के दायरे से कैसे बाहर की जा सकती है, वक्फ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कैसे दी जा सकती है, ये सब कुछ चैलेंज है। और वक्फ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अब लगता है कि चूंकि केंद्र ने एफिडेविट पर यह कहा है कि हम सबको क्लब करना चाहते हैं, सब एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाए और सबकी सुनवाई एक साथ हो जाए, तो या तो अगर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे और कहे कि इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अदरवाइज ये भी संभव है कि उसको इसमें अगर सब्सटेंस दिखाई पड़ेगा तो वो खुद भी सुन सकता है सारी इकट्ठा का इकट्ठा बंच। तो मुझे लगता है वक्फ के मामले में कुछ नया परिणाम निकलने की स्थिति है। वक्फ में कुछ न कुछ तो आपको परिणाम अब मिलेंगे। जैसे ही वो बात उठी है, चली है, तो देश में उस पर हलचल भी हो रही है और कोर्टों में केसेस भी आ रही है जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है। मैं कहता हूं जितने इश्यूज मैंने उठाए हैं वो इश्यूज भी अगर आपकी नज़र में आते हैं तो उन पर केसेस जाने चाहिए, उनको भी उसके साथ ही क्लब कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि वक्फ का खेल कितना बड़ा है और क्यों है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।